वो रात भी अच्छी होगी मंजर भी अच्छा होगा, कि वो रात भी अच्छी होगी वो मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर सब कुछ अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पुलिस लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि 10 बजे से हम लोग डेली लाइव क्लास करते हैं और अभी आपका 10 बज गया है और 10 बजे से आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी बिहार पुलिस के साथी हैं जो चाहते हैं कि इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन ले लें, तो सभी इस वीडियो से जल्दी से जुड़ जाएं और एक बार शेयर कर दें ताकि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं होता है कि क्लास कब से स्टार्ट होगा। तो एक बार शेयर कर दें सभी ग्रुपों में। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए 689 पोस्ट में अगर अभी तक आप फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं तो आप सभी फॉर्म को फिलअप ज़रूर कर दीजिएगा और फॉर्म फिलअप करते समय बहुत ही सावधानी से फॉर्म फिलअप करना है ताकि गलती ना हो। और आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आग पकड़ने के लिए न्यूनतम प्रवृत्त फाइबर है। आपको बताना है कि आग पकड़ने के लिए न्यूनतम प्रवृत्त फाइबर है। एक का सही जवाब बताइए। ऑप्शन सी सूती बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी जानते हैं कि सूती कपड़ा में जो है आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। गर्मियों के दिन में सूती कपड़ा में आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो याद रखिएगा, आग पकड़ने के लिए न्यूनतम प्रवृत्त फाइबर जो है वह सूती कपड़ा होता है। तो ऑप्शन सी सूती बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 2 नंबर, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन सा जानवर है। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म का प्रतीक कौन सा जानवर है। सबसे पहले तो आप हमें यह बताइए कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप सभी जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में होता है। लुम्बिनी नेपाल में, नेपाल देश में लुम्बिनी एक गांव का नाम है जहां गौतम बुद्ध का जन्म होता है। और गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन सा जानवर है, तो फटाफट सही जवाब बताएंगे कि 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा कमल और सार। कमल और सार जो है वो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 3 नंबर, बीजापुर के गोल गुंबज को किसने बनाया। बीजापुर के गोल गुंबज को किसने बनाया, फटाफट सही जवाब देंगे। देखिए जितने भी लोग हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में सही जवाब बताएं और अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और 3 का सही जवाब बताइए कि बीजापुर के गोल गुंबज का किसने बनवाया था। ऑप्शन सी यूसुफ आदिल शाह बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बीजापुर का जो गोल गुंबज है उसका निर्माण यूसुफ आदिल शाह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। आपको सही जवाब बताना है, क्योंकि बिहार पुलिस में खेलकूद से भी संबंधित पूछ देता है क्वेश्चन, इसीलिए खेलकूद का भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। तो जल्दी से बताइए 4 नंबर की वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 4 का ऑप्शन बी 6 बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक टीम में कुल 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। देखिए आपका लाफिंग गैस हो गया, आंसू गैस हो गया, ये सभी के बारे में पहले ही हम आपको बताए हुए हैं। फिर से आपको बता दें कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। तो लाफिंग गैस जो है N2O को कहा जाता है, यानी नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। तो ऑप्शन में ए है तो बिल्कुल सही जवाब है। लाफिंग गैस अगर पूछे तो लाफिंग गैस जो है N2O को कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। और D2O होता है भारी जल का सूत्र। D2O कौन सा होता है, D2O को हम लोग भारी जल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 6 नंबर है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइएगा, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ये शायद कल भी क्वेश्चन करवाए थे और ज्योग्राफी का क्वेश्चन है हमारा सौरमंडल, तो इसका सही जवाब बुध हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन होता है, सॉरी यह सूर्य का निकटतम ग्रह है। यहाँ ध्यान से देखिए क्वेश्चन, देखिए पहले फिर से पढ़िए, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो हम लोग का क्वेश्चन जो है वो पृथ्वी का निकट कहना है और हम लोग सूर्य का निकट बता रहे हैं। तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, लेकिन पृथ्वी के सबसे जो नज़दीक ग्रह है वह शुक्र है। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए
तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा पहले, क्योंकि पृथ्वी का पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी का सबसे जो निकटतम ग्रह है वह शुक्र है, और शुक्र को शाम का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि शुक्र को ही पृथ्वी का छोटा बहन भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है? आपको बताना है कि भागवत गीता जो है वह किस भाषा में लिखी गई है। 7 का सही जवाब बताइए कि भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है। 7 का ऑप्शन सी संस्कृत हो जाएगा। अगर आप संस्कृत बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, भागवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो 7 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है? वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है? 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है। सबसे पहले आप जान लीजिए, पहला ऑप्शन है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर का अर्थ होता है दूध। जहाँ भी लैक्ट देखिएगा वहाँ दूध से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध से दही बनता है। दूध का जो मापन होता है वह लैक्टोमीटर से ही किया जाता है। तो जहाँ भी दूध देखिएगा वहाँ जहाँ भी रहे, लैक्टोमीटर रहे, लैक्टोबैसिलस रहे, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए वायुमंडलीय दबाव। तो वायुमंडलीय दबाव की हम लोग बात करें तो बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। तो इसका सही आंसर बैरोमीटर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। IGI जो है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वह दिल्ली में है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये आपका कोलकाता में है। याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो ये कोलकाता में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये क्वेश्चन कल करवाए थे। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे कि गायत्री वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन है, याद रखिएगा गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? आपको बताना है कि संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं टोटल संविधान में 12 अनुसूची है और 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो याद रखिएगा संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको करवाए हैं, यहाँ तक कि टेलीग्राम पर जो क्यूज होता है उसमें प्रतिदिन ये क्वेश्चन करवाते हैं कि विश्व मानवाधिकार दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ चार ऑप्शन है और चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आप हमें बताइए कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर आने वाला है, तो 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? एड्स दिवस। अब आप हमें बताइए कि 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। और 10 दिसंबर को जो मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 12 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 दिसंबर। लेकिन ये चारों क्वेश्चन याद रखिएगा, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक कौन था? आपको बताना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर बिंबिसार हो जाएगा। बिंबिसार जो है वह प्राचीन भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक था। तो ऑप्शन सी बिंबिसार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसी ने बृहदत्त की हत्या कर, अपने भाई की हत्या कर जो है राजगद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का समय सीमा कितने मिनट निर्धारित किया गया है? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच जो होता है, हॉकी का खेल जो होता है, उसका समय सीमा कितना देर का होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 70 मिनट का। 70 मिनट का हॉकी का मैच होता है।
नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 15 नंबर है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो आप ही बता दीजिए कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। चलिए ऑप्शन देख लीजिए और आप बताइएगा कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। बताइए कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। तो देखिए जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर थे और 24वें महावीर स्वामी थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यूएसए अपना स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाता है? आपको बताना है कि यूएसए स्वतंत्र कब हुआ था। तो अमेरिका की खोज सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि अमेरिका की खोज जो है कोलंबस के द्वारा किया गया था। विश्व का चक्कर सबसे पहले मैगलेन ने लगाया और भारत की खोज वास्को डिगामा के द्वारा किया जाता है। लेकिन यूएसए अपना स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका सही जवाब 4 जुलाई को हो जाएगा। 4 जुलाई को यूएसए अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए, नरेगा का नामकरण मनरेगा किस वर्ष किया गया? मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। पहले इसका नाम नरेगा था, उसके बाद इसका नामकरण करके मनरेगा कर दिया गया। तो आप बताइए कि नरेगा का जो नामकरण है वो मनरेगा कब किया गया था? तो ये आपका 2009 में किया गया था। 2009 में नरेगा से बदलकर मनरेगा कर दिया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? और इसी के अनुसार 100 ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें मुखिया जी सब पैसा खा जाते हैं। 18 का सही जवाब बताइए कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 18 का ऑप्शन सी 2006 में हुआ था। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 2006 में हुआ था। लेकिन आज का जो इसकी दशा है बहुत खराब है, केवल कागज पर ही ये योजना चल रही है। ये जो योजना है वह केवल रजिस्टर में ही कागज पर ही चल रहा है। हालांकि सभी के अकाउंट में पैसा आता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि मुखिया जी आधा ले लेते हैं और आधा में ये लोग ले लेता है। तो ये देखिए ये सिर्फ रजिस्टर पर ही योजना चल रही है, जमीनी हकीकत इसकी कुछ भी नहीं है। अगला देख लीजिए 19 नंबर की, भारत में सीमेंट का प्रथम कारखाना 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? आपको बताना है कि भारत में सीमेंट का प्रथम कारखाना 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? तो 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मद्रास में। भारत में सीमेंट का प्रथम जो कारखाना था वह मद्रास में स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मधुशाला के लेखक कौन है? आपको बताना है मधुशाला के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मधुशाला के लेखक कौन है। तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा मधुशाला लिखा गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किन 2 शहरों को जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे जो है NH1 वह किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो 21 का ऑप्शन भी हो जाएगा, दिल्ली और अमृतसर को। दिल्ली और अमृतसर को राष्ट्रीय राजमार्ग प्रथम जोड़ता है। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की जो स्थापना है वह आपका 1992 में की गई थी। तो 1992 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूछा जा रहा है, क्योंकि सभी लोग बताएंगे भोपाल, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, गैसों के दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? आपको बताना है कि गैसों का जो दाब है बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है, इलेक्ट्रोमीटर से दूध मापा जाता है। लेकिन गैसों के दाब को मापने के लिए जो है वह मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर आप किसी भी गैस का दाब को मापना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास मैनोमीटर होना आवश्यक है। तो 24 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। मजदूर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही जवाब बताइएगा, मजदूर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 मई को सभी लोग जानते हैं कि हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो 25 का ऑप्शन भी 1 मई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ब्लैक पैगोडा मंदिर भारत के किस राज्य में है? ब्लैक पैगोडा नामक मंदिर जो है वह भारत के किस राज्य में है? तो 26 का सही जवाब बताइए। तो 26 का सही जवाब जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ीसा। ब्लैक पैगोडा मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 27 नंबर, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
यूनेस्को का मुख्यालय। यूनेस्को का मुख्यालय आपको बताना है और याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूनेस्को के मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। अगला प्रश्न 28 नंबर है कि सोवियत संघ ने अपना प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 को किस वर्ष अंतरिक्ष में छोड़ा। आपको बताना है कि सोवियत संघ ने अपना प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 को किस वर्ष अंतरिक्ष में छोड़ा था। तो 28 का सही जवाब बताइएगा। तो 28 का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1957 में। 1957 में सोवियत संघ ने अपना प्रथम उपग्रह स्पुतनिक को अंतरिक्ष में छोड़ा था। और देखिए टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम से ज्वाइन होइएगा तो आपको डबल फायदा होगा। एक तो आपको प्रैक्टिस यहाँ करवा देना है, फिर इसका टेस्ट आप टेलीग्राम पर दे दीजिएगा क्यूज के माध्यम से। आप सभी जानते हैं कि 6 बजे शाम में डेली क्यूज होता है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा तो आप ही को फ़ायदा है। वहाँ इस स्टडी मटेरियल जो है नोट्स हो गया वो आपको वहीं मिलता है। तो देखिए अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर लें और घर पर पढ़ें। कोई भी किताब हो, कोई भी बुक हो, जीके का हो, मैथ का हो, आप घर पर पढ़ें तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन भूल जाइए दोस्तों। अगला प्रश्न देख लीजिए 29 नंबर, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। तो ये इजी क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा जाता है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। तो देखिए विद्युत धारा का जो SI मात्रक है वह आपका एम्पियर होता है। एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लाल मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलती है। आपको बताना है कि भारत में जो लाल मिट्टी पाया जाता है वह किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है। तो देखिए 30 का सही जवाब बताइए। तो 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु में। भारत में लाल मिट्टी का क्षेत्रफल जो है वह सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। आप देखे होंगे कि जो रसोई में बर्तन यूज किया जाता है उसमें एक प्लास्टिक का रबर जैसा रहता है जो गर्म नहीं होता है। उसका पूरा भाग कुकर में, जैसे आप देख सकते हैं कि कुकर पूरा गर्म हो जाता है लेकिन उसका जो प्लास्टिक वाला भाग रहता है वो गर्म नहीं होता है। तो क्या रहता है उसी के बारे में आपको बताना है कि उस पर जो है नॉन स्टिक की जो रसोई के बर्तन होते हैं उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो 31 का ऑप्शन हो जाएगा टेफलॉन की। उस पर टेफलॉन की जो है वह परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है। आपको बताना है कि भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है। तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। और देखिए 33 नंबर सही जवाब बताइएगा कि वर्तमान समय में भारत सरकार को किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आय हो रही है। आपको बताना है कि वर्तमान समय में भारत सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा इनकम हो रही है। और देखिए बहुत सारे लोग का कमेंट आता है कि क्लास कब से होता है। तो देखिए क्लास आपका 10 बजे से होता है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो क्लास का मालूम नहीं चलेगा कि क्लास कब से हो रहा है कब नहीं हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो 33 का सही जवाब देख लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। वर्तमान समय में भारत सरकार को तृतीयक क्षेत्र से सबसे ज़्यादा जो है इनकम होती है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन आपको बताना है। तो देखिए प्रोटीन एक एंजाइम है, प्रोटीन रहता तब एंजाइम वाला सही जवाब हो जाता, लेकिन एंजाइम नहीं होगा। इसका सही जवाब हार्मोन हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो आप सभी जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख जो देवता थे वह इंद्र भगवान थे। तो इंद्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न भी कतई जहर प्रश्न है, अनेकों बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो बिहार पुलिस हो या बिहार फॉरेस्ट गार्ड हो या ड्राइवर हो। तो स्प्रिंग घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। आपको बताना है कि स्प्रिंग घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो आप सभी जानते हैं कि स्प्रिंग घड़ी में स्थितिज ऊर्जा रहती है। स्प्रिंग घड़ी में कौन सा ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो शुरुआत है वह 1953 में हुई थी। रोजगार से संबंधित क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं कि कोई भी सरकार आती है तो रोजगार पर ही बात करती है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है। ये तो आपको याद होना चाहिए, मुंह पर याद होना चाहिए और बहुत इजी है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। बिहार दरोगा में पूछा गया था। तो यह 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है।
11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो होता है वो पृथ्वी का पलायन वेग होता है। अगर आप किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंकते हैं तो वह पृथ्वी के बाहर चला जाएगा। अगला देख लीजिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है वह आपका कौन है, तो वह आपका मोहनजोदड़ो है, जहाँ जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। सबसे बड़ा स्नान नगर मोहनजोदड़ो में ही मिला है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की जाती है। कालीबंगा आपका राजस्थान में है, जहाँ से जुते हुए हल का साक्ष्य मिला है। लोथल आपका गुजरात में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे, तो 40 का सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक थे वो वल्लभाचार्य थे। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो बांग्लादेश जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 16 दिसंबर को मनाता है। आज का लास्ट प्रश्न है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब देंगे कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। क्वेश्चन ये बहुत बार करवाए हैं, टेलीग्राम पर भी, क्यूज पर भी करवाए हैं कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक हम लोगों ने 42 क्वेश्चन किया। कितने क्वेश्चन किया, 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, अगर लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ये बहुत ख़राब बात है कि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। जितने भी सोशल ग्रुप में आप उपलब्ध है, चाहे व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, वहाँ आप वीडियो के लिंक को कम से कम शेयर किया कीजिए, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थी जो है इस क्लास को देखें और फ़ायदा उठाए, क्योंकि निःशुल्क क्लास है। तो हम चाहते हैं कि सभी तक ये क्लास पहुँचना चाहिए, ताकि उन्हें भी एग्ज़ाम में सफलता मिले। और देखिए, जितने भी लोग हैं वो सभी लोग 10 बजे ज़रूर जुड़ जाइएगा। 10 बजे जुड़िएगा तभी क्लास आपको मिल पाएगी। तो 10 बजे जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम पर 6 बजे जुड़ जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।